बीरबल और अंधे राजा की रोशनी बीरबल के जीवन की सबसे रहस्यमयी सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक बन गई, जहां उसे केवल अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से भी लड़ना पड़ा। कहानी का नाम बीरबल और अंधे राजा की रोशनी, आत्मा की आंखें खोल देने वाली कहानी। बादशाह अकबर के दरबार में उन दिनों शांति और समृद्धि थी, मगर एक शाम अचानक एक संदूर चिट्ठी आई। मोहर लगी थी दक्षिण के एक छोटे मगर गौरवशाली राज्य से, जिसका नाम था विलोकपुर। चिट्ठी में लिखा था, महाराज अकबर, हम आपसे विनती करते हैं कि अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को हमारे राज्य भेजें। हमारा राजा अंधा हो गया है और उसका अंधापन केवल शारीरिक नहीं है। अब वो अपने ही राज्य को भूल चुका है। उसे सब कुछ धोखा लगता है, हर आवाज झूठी लगती है, हर छाया षड्यंत्र लगती है। वह रोशनी से नहीं डरता, पर अब उसे सच्चाई से डर लगने लगा है। केवल बीरबल ही हमारी आखिरी आशा है। अगर बीरबल न आए तो यह राज्य अंधेरे में डूब जाएगा। बादशाह अकबर ने चिट्ठी पढ़ी और गंभीर हो गए। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, उन्होंने कहा, ये एक अलग तरह की लड़ाई है। यहां तलवारें नहीं, दिल काम आएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां किसी की रोशनी मुझसे जुड़ी हो, वहां जाना मेरा कर्तव्य है। अगले ही दिन बीरबल विलोकपुर रवाना हुआ। जैसे जैसे वो उस राज्य के पास पहुंचा, माहौल बदलने लगा। पेड़ सूखे लगते, लोग मौन थे और हवाओं में एक अजीब सिहरन थी। राजमहल पहुंचा तो देखता है, वहां कोई पहरेदार नहीं, कोई स्वागत नहीं। एक वृद्ध सेवक उसे भीतर ले गया। बीरबल को राजगद्दी तक पहुंचाया गया, जहां एक गहरी काली चादर में लिपटा इंसान बैठा था, राजा विराजेंद्र। राजा की आंखें खुली थीं, मगर बीरबल को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। वो आंखें देख रही थीं, लेकिन कुछ नहीं देख रही थीं। राजा की पहली बात थी, तुम भी मुझे छलने आए हो क्या? क्या तुम भी मुझे रोशनी बेचने आए हो? बीरबल मुस्कराया, नहीं महाराज, मैं तो वो आईना लाया हूं जिसमें आप खुद को देख सको। राजा चुप हो गया। अगले कुछ दिन बीरबल महल में रहा और उसने पाया कि राजा न किसी से बात करता है, न किसी पर विश्वास करता है। हर सुबह वह खुद को बंद कमरे में अकेले करता और घंटों बैठा रहता। एक दिन बीरबल ने सेवकों से राजा की पुरानी आदतों के बारे में पूछा। तब एक बूढ़ी दाई बोली, मंत्री जी, राजा बहुत ही दयालु और कला प्रेमी हुआ करता था, लेकिन एक युद्ध में उसने अपना छोटा भाई खो दिया। वो भाई ही उसकी आंखें था। उसके बाद न जाने क्या हुआ, उसकी आंखें सही थीं, मगर दिल अंधा हो गया। बीरबल सब समझ गया। ये अंधापन शरीर का नहीं, आत्मा का है। और तभी महल में घटी एक रहस्यमयी घटना। रात के तीसरे पहर बीरबल ने देखा कि एक सफेद वस्त्रों में लिपटी आकृति महल के सबसे पुराने हिस्से की ओर जाती है, जहां राजा विराजेंद्र के भाई का चित्र और वस्त्र रखे गए थे। बीरबल चुपचाप पीछे गया। वहां एक अजनबी साधु खड़ा था। उसकी आंखों में अग्नि थी, लेकिन चेहरे पर शांति। साधु बोला, बीरबल, तू रोशनी लाने आया है, मगर यह महल अब सड़ चुका है। जो सड़ गया है उसमें नई रोशनी नहीं टिकती। तू अगर राजा को बचाएगा तो खुद को खो देगा। बीरबल मुस्कराया, अगर मैं अपने लिए जीता तो दरबार में ही बैठा रहता। मैं यहाँ उस आत्मा को वापस लाने आया हूँ जो अभी भी कहीं अंदर है। साधु ने एक चुटकी राख बीरबल को दी। कहा, ये राख किसी चिता की नहीं, एक टूटे हुए विश्वास की है। अगर इसे राजा की आंखों में झोंक दोगे और वो फिर भी तुम्हें माफ कर दे, तो समझो उसका अंधापन गया। बीरबल को ये बात अजीब लगी, लेकिन उसने उस साधु की बात याद रखी।
अगले दिन बीरबल राजा के पास गया और सीधा पूछा, महाराज, क्या आपको अपने भाई से प्यार था? राजा गुस्से में चिल्लाया, तुम मुझे क्या याद दिलाने आए हो? वो मरा नहीं, मुझे धोखा देकर गया। मैं उसे युद्ध से हटाना चाहता था, लेकिन वो आगे बढ़ गया और मारा गया। मुझे बचाने के लिए। राजा की आवाज फूट पड़ी। बीरबल ने उसी समय वो राख राजा की आंखों में डाल दी। राजा चीखा, तूने मेरी आंखों में क्या डाला? ये जलन क्यों है? बीरबल बोला, अगर ये जलन तुम्हें अंदर तक न छू जाए तो मैं सच में हार मान लूंगा। राजा तड़पता रहा और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। वो रो रहा था। पहली बार उसने बीरबल का हाथ थामकर कहा, क्या मैं अब देख सकता हूं? बीरबल मुस्कराया, हाँ महाराज, अब आप देख सकते हैं अपने अंदर की रोशनी को। उस रात राजा विराजेंद्र ने अपने राज्य की सबसे बड़ी सभा बुलाई और पहली बार खुद बोला, मैं अब देख सकता हूं। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूं वो किसी आंख से नहीं बल्कि अपने अंतर्मन से देख रहा हूं। मेरे भाई की रूह अब भी मेरे पास है और अब मैं उसका सपना जीऊंगा। पूरा राज्य जैसे एक झपकी से जागा हो। राजा ने बीरबल से कहा, तुमने मेरी जान नहीं, मेरा भविष्य बचाया है। बीरबल ने कहा, राज्य तो चमकता ही है जब राजा की आत्मा रोशनी में नहाई हो। बीरबल वापस दिल्ली लौटा। अकबर ने गले लगाकर कहा, आज तुमने साबित किया कि सच्चा दरबारी वही होता है जो दिल से लड़ता है। और इसी के साथ बीरबल की रोशनी से भरी एक और कहानी इतिहास बन गई। अब जनाब, अगली कहानी तैयार है। उसमें बीरबल को जाना पड़ेगा एक गांव में जहां हर कोई झूठ बोलता है, लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो सिर्फ सच सुन सकता है। बोलो, सुनना चाहोगे तो अभी शुरू कर दूं? कहानी एक, बीरबल का उल्टा जवाब। जब अकबर हंसी रोक नहीं पाए। एक दिन की बात है, अकबर बादशाह अपने शानदार महल के बाग में बैठे हुए थे। हवा में गुलाब की खुशबू तैर रही थी और पेड़ों पर बैठी चिड़िया मधुर स्वर में चहचहा रही थीं। लेकिन आज बादशाह कुछ अजीब से मूड में थे। उनके चेहरे पर हल्की सी शिकन थी और आंखों में कोई शरारत छुपी हुई थी। दरबार की छुट्टी थी, लेकिन बादशाह के मन में एक नया खेल चल रहा था। उन्हें अचानक ख्याल आया कि बीरबल को एक मुश्किल में डाला जाए और देखा जाए कि वो इस बार कैसे निकलते हैं। बादशाह मुस्कराए और तुरंत एक सेवक को भेजकर बीरबल को बुलवा लिया। कुछ ही देर में बीरबल हमेशा की तरह अपने चिरपरिचित आत्मविश्वास और मुस्कान के साथ महल के बाग में हाजिर हो गए। बीरबल ने झुककर सलामी दी और कहा, हुजूर, आज सुबह कुछ ज्यादा ही खुशगवार लग रही है, कहीं कुछ शरारत तो नहीं सोच रखी? अकबर हंसे, बोले, बीरबल, तुम्हें अब मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ, तुम्हारी बातों में भी चाल होती है। लेकिन आज देखता हूँ कि तुम मेरी इस पहेली से कैसे बाहर निकलते हो। बीरबल ने आंखें सिकोड़कर पूछा, कहो हुजूर, क्या सवाल है जो आपके होठों पर इतनी मुस्कान ला रहा है? अकबर बोले, बीरबल, सोचो अगर एक आदमी पूरी जिंदगी बोलता ही रहे, बिना रुके, बिना कुछ खाए पिए, और सब लोग उसके पास आकर सलाह लें, लेकिन फिर भी वो कभी थकता नहीं, उसका गला नहीं बैठता और सब उसकी इज्जत भी करते हैं, तो वो कौन है? बीरबल ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कराए, हुजूर, वो है आपकी दरबारी घंटी। अकबर कुछ समझ नहीं पाए, घंटी? ये क्या मजाक है बीरबल? बीरबल बोले, हुजूर, देखिए न, जब भी घंटी बजती है कोई न कोई बोलने लगता है। घंटी खुद तो कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी वजह से पूरा दरबार सक्रिय हो जाता है। सब लोग उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि उसके बिना आपका दरबार शुरू ही नहीं होता। अकबर ठहाका लगाकर हंसे, बीरबल, तुम तो सचमुच बड़ी मजेदार बातें करते हो। चलो मान लिया,
तुम्हारी यह बात मेरी सोच से भी ज्यादा मजेदार थी। बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, अगर जवाब आसान हो तो आप खुद ही दे देते, मजा तो मुश्किल को आसान बनाने में है। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने फिर से दिल जीत लिया। चलो अब बताओ, अगर तुम्हें बिना कुछ खाए एक दिन बिताना पड़े, लेकिन लोगों को ये यकीन हो कि तुमने बहुत स्वादिष्ट खाना खाया है, तो क्या करोगे? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं बस आपकी रसोई से आती खुशबू को सूंघ लूंगा और बाहर आकर बोल दूंगा, वाह, आज तो शाही खिचड़ी और आलू दम कमाल के बने हैं। और लोग कहेंगे, बीरबल को तो हमेशा सबसे अच्छा ही मिलता है। अकबर फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बोले, तुम्हारी बातें तो भूखे को भी पेट भर देती हैं। बीरबल बोले, हुजूर, कभी कभी भूख से ज्यादा जरूरी हंसी होती है, जो पेट नहीं दिल भर देती है। कहानी 2, बीरबल और नकली साधु का सच। जब बादशाह को पछताना पड़ा। एक दिन दरबार में एक नया मामला सामने आया। एक साधु दरबार में आया और बोला कि वह हर किसी का भविष्य देख सकता है, लेकिन बीरबल को देखते ही उसने मुंह फेर लिया। अकबर ने पूछा, तुमने बीरबल को देखकर मुंह क्यों फेर लिया? साधु बोला, महाराज, ये व्यक्ति आपके दरबार में सबसे मनहूस है। अगर आपने इसे दरबार से नहीं निकाला तो आपके जीवन में भारी संकट आ सकता है। अकबर चौंक गए। बीरबल तो उनका सबसे विश्वासपात्र था, लेकिन फिर भी वह सोच में पड़ गए। दरबार में भी खुसर-पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, महाराज, क्या मुझे एक दिन का समय मिलेगा कि मैं इस साधु का असली चेहरा उजागर कर सकूं? अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें तो हमेशा मौका मिलेगा। बीरबल उसी रात साधु के पीछे पीछे गया और पाया कि वह साधु एक गांव के पुजारी की वेशभूषा में चोरी छिपे शराब पी रहा है और लोगों को ठगने की योजना बना रहा है। अगले दिन बीरबल ने दरबार में सबके सामने उस साधु को बुलाया और उससे कहा, क्या आप हर किसी का भविष्य देख सकते हैं? साधु बोला, हाँ, मैं सब जानता हूँ। बीरबल मुस्कराया और बोला, तो फिर ये क्यों नहीं देखा कि आज आप दरबार में नंगे कर दिए जाएंगे? साधु चौंक गया और तभी बीरबल ने गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने उसकी झोली से नकली ताबीज, शराब की बोतल और कुछ चुराए गए सिक्के निकाल लिए। अकबर शर्मिंदा हुए और बोले, बीरबल, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं एक ठग को अपना सलाहकार बना बैठता। बीरबल बोले, हुजूर, सच्चे और झूठे की पहचान हमेशा वक्त करता है, लेकिन अगर बीरबल हो तो थोड़ी जल्दी हो जाती है। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम न होते तो मैं कब का ठगों के झांसे में आ गया होता। आज से अगर कोई तुम्हें मनहूस कहे तो मैं खुद उसे मनहूस कहूंगा। बीरबल बोले, मनहूस वो नहीं जो सच बोले, बल्कि वो है जो झूठ के सहारे राजा को बहकाए। और दरबार एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल और जादुई मूर्ख, जब अकबर भी धोखा खा गए। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक अजीब सा मामला आया। एक आदमी दूर गांव से आया और बोला कि उसके पास एक जादुई शक्ति है जिससे वो बता सकता है कि कौन समझदार है और कौन मूर्ख। वो आदमी देखने में बहुत साधारण था, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके शब्द इतने सधे हुए, उसकी चालाकी इतनी साफ दिख रही थी कि पूरा दरबार कुछ पल के लिए उसे सचमुच कोई महान ज्ञानी समझने लगा। उसने कहा, महाराज अकबर, अगर आप मुझे एक दिन दरबार में रखें और इजाजत दें तो मैं आपके दरबार के हर मंत्री, हर सेवक और यहाँ तक कि खुद आपको भी यह बता सकता हूँ कि कौन कितना बुद्धिमान है। और जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा उसके सिर पर मैं अपनी जादुई टोपी रखूंगा। अकबर का दिल किया कि यह तमाशा जरूर देखा जाए। बीरबल ने भी सिर झुकाकर कहा, हुजूर, ये दिलचस्प हो सकता है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ हलचल थी। वो उस आदमी को बहुत ध्यान से देख रहा था।
अगले दिन दरबार लगा और उस जादुई आदमी ने अपनी टोपी निकालकर कहा, अब मैं सबका निरीक्षण करूंगा। वो एक एक करके दरबारियों के पास गया, किसी को मुस्कुराकर देखा, किसी को घूरा, किसी से सवाल पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राजा के सबसे पसंदीदा फल का नाम बताओ, बचपन में किस रंग की पगड़ी पहनते थे? और कुछ अजीब सवाल भी पूछे, जैसे तुम्हारी नाक सीधी है या टेढ़ी, या अगर तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे जूतों पर बैठ जाए तो तुम क्या करोगे? दरबारी हंसी रोक न पाए, लेकिन कोई विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि अकबर खुद ये खेल देखना चाहते थे। और फिर जब सबके पास जाकर वो व्यक्ति बीरबल के पास पहुंचा तो उसने बीरबल से पूछा, अगर तुम्हें 10 सोने की मुद्राएं दे दूं तो क्या तुम मुझे मूर्ख कहोगे? बीरबल मुस्कराए, अगर आप मुझे 100 दे दो तो मैं खुद को भी कह दूं। सारा दरबार हंसी से गूंज उठा, लेकिन वह आदमी थोड़ा घबरा गया। फिर उसने एक नाटकीय मुद्रा में टोपी उठाई और सीधे जाकर अकबर बादशाह के सिर पर रख दी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें फैल गईं, फिर होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और बोले, तो मैं मूर्ख हूं? वो आदमी बोला, हुजूर, आप दुनिया के सबसे बड़े राजा हैं, सबसे बड़े समझदार कहलाते हैं, लेकिन फिर भी आपने मुझे दरबार में आने दिया, मेरी बातों पर यकीन किया और पूरे दरबार को तमाशा बना दिया। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? अकबर के गाल थोड़े लाल हो गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया और बीरबल की तरफ देखा। बीरबल अब तक शांत खड़े थे। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? क्या मैं वाकई मूर्ख बन गया? बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, अगर आप मूर्ख होते तो आपने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया होता। लेकिन आप तो इतने ज्ञानी हैं कि मूर्खों को बोलने देते हैं ताकि उनका असली चेहरा सबके सामने आ जाए। अकबर ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन बीरबल अभी रुके नहीं। उन्होंने कहा, हुजूर, यह आदमी सिर्फ चालाक है, लेकिन बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान वो होता है जो ज्ञान फैलाए, ना कि किसी की इज्जत उछाले। और रही बात टोपी की, तो ये मैं अभी सिद्ध कर देता हूं। बीरबल ने उस आदमी से कहा, भाई, क्या तुम्हारी टोपी सच में जादुई है? उसने कहा, हाँ, बिल्कुल। बीरबल ने एक चिट्ठी मंगवाई और उसमें कुछ लिखा। फिर सबके सामने उस आदमी को दी और कहा, ये लो, इसे पढ़ो। वो आदमी चिट्ठी पढ़ने लगा, लेकिन उसका चेहरा उतर गया। उसमें लिखा था, दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख वही होता है जो खुद को सबसे ज्ञानी समझता है। वो झेंप गया, टोपी उतार दी और कुछ कहे बिना भाग निकला। अकबर हंसे और बोले, बीरबल, अगर मूर्खों की टोपी बांटी जाती तो मैं हर रोज 100 बांट देता, लेकिन आज तुमने फिर साबित कर दिया कि असली टोपी किसके पास होनी चाहिए। बीरबल मुस्कराए और बोले, हुजूर, मेरे पास आपकी दी हुई इज्जत की टोपी है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी है। अकबर भावुक हो गए, बोले, बीरबल, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ कि समझदारी किताबों में नहीं, तुम्हारे जैसे सच्चे इंसानों में होती है। और पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। बहुत बढ़िया। तो अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ अकबर और बीरबल की दूसरी एकदम नई, मजेदार, इमोशन और लंबी कहानी, जिसमें इस बार मुकाबला है बीरबल और एक चालाक, तेज दिमाग राजकुमारी के बीच। ये कहानी और भी बड़ी होगी और पूरी होगी, कोई भाग नहीं छोड़ा जाएगा। कहानी का नाम है बीरबल और चालाक राजकुमारी, शह और मात की अनसुनी जंग। मौसम गुलाबी था, बादशाह अकबर का मूड भी बेहद अच्छा। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, अब तो तुम्हारी हर चालाकी दरबार से बाहर भी मशहूर हो गई है। लेकिन क्या तुम जानते हो, एक राज्य ऐसा भी है जहां की राजकुमारी खुद को तुमसे ज्यादा बुद्धिमान मानती है। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, अगर वह सच में मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है तो मैं जाकर उसके चरण छू लूंगा। लेकिन अगर वो सिर्फ घमंड में कहती है
तो फिर उसकी परीक्षा जरूरी है। अकबर मुस्करा दिए, बोले, उसी ने चुनौती भेजी है। एक सप्ताह बाद वो हमारे दरबार में आ रही है और कहती है, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछूंगी। अगर वो तीनों का उत्तर सही दे दे तो मैं उसे गुरु मान लूंगी, लेकिन अगर एक भी जवाब नहीं मिला तो बीरबल को अपने नाम की पगड़ी उतारनी होगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की पगड़ी, वो तो उनकी शान थी। बीरबल हल्की मुस्कान लिए बोले, हुजूर, पगड़ी का बोझ मेरे सिर पर नहीं, मेरे मन में है। चलिए देखते हैं कौन कितना भारी है। 7 दिन बाद वो राजकुमारी आई। नाम था राजकुमारी शानवारा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी, चाल में शाही गरिमा और जुबान में नुकीला तीखापन। दरबार लगा। शानवारा ने झुककर अभिवादन किया, लेकिन बीरबल की ओर देखकर मुस्कराई। महाराज, क्या आप तैयार हैं? बीरबल ने कहा, मैं हर सवाल के लिए तैयार हूं, अगर आप हर जवाब को स्वीकार करने के लिए तैयार हों। राजकुमारी बोली, बिल्कुल। सवाल पहला, अगर आपके सामने एक कुआं है जिसमें सत्य भी गिरा है और झूठ भी, तो उसमें से आप क्या निकालेंगे? पूरा दरबार चुप। कुछ लोग तो समझ भी नहीं पाए सवाल। बीरबल मुस्कराए, बोले, मैं उसमें कूद जाऊंगा। शानवारा चौंकी, क्यों? बीरबल बोले, क्योंकि सत्य और झूठ दोनों तभी बाहर आएंगे जब कोई सच्चा इंसान उसमें उतरने की हिम्मत करेगा। और अगर मैं डर गया तो दोनों वहीं सड़ेंगे। राजकुमारी मुस्कराई, अच्छा जवाब है। दूसरा सवाल, मान लीजिए आपके पास एक दरबार है जिसमें सबके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन मन में दुख है। आप उस दरबार को असली खुशी कैसे देंगे? बीरबल थोड़ा आगे झुके, बोले, मुस्कान होठों से नहीं, दिल से आती है। मैं सबसे पहले उनकी जरूरतों को सुनूंगा, फिर उनके दुखों को समझूंगा। दरबार नहीं, दरबारियों का दिल जीतना जरूरी है। जब मन संतुष्ट होगा तो चेहरों की मुस्कान असली हो जाएगी। राजकुमारी का चेहरा गंभीर हो गया। अब तीसरा सवाल। तीसरा सवाल, अगर आपको और मुझे एक साथ जंगल में छोड़ दिया जाए तो आप कैसे साबित करेंगे कि आप मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हैं? पूरा दरबार सांस रोककर सुन रहा था। ये सवाल सबसे कठिन था। इसमें केवल बुद्धि नहीं, चरित्र और विवेक भी मांगा गया। बीरबल मुस्कराए और धीरे धीरे बोले, अगर हम दोनों जंगल में हैं तो मैं ये साबित नहीं करूंगा कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं। मैं ये साबित करूंगा कि एक राजा और एक राजकुमारी को साथ में रहकर एक दूसरे की मदद करके सही रास्ता ढूंढना चाहिए। बुद्धिमत्ता अकेले की नहीं, साथ चलने की होती है। अगर मैं अकेले निकल आया और आप पीछे रह गईं, तो वो हार होगी, जीत नहीं। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। शानवारा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। उसने सिर झुकाया और कहा, बीरबल, आज आपने सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दिए, आपने मेरे घमंड को भी आईना दिखा दिया। अकबर खड़े हुए, बोले, राजकुमारी, आज आपने देखा कि बीरबल की असली शक्ति उसकी विनम्रता है। वो न तलवार से लड़ता है, न तानों से हारता है। उसकी बुद्धि एक दीपक की तरह है जो अंधेरे में भी दिशा दिखा देती है। शानवारा ने बीरबल की ओर देखा और बोली, आज से आप मेरे भी गुरु हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और हर सच्चा गुरु हमेशा सीखता भी रहता है, राजकुमारी। उस दिन से बीरबल को पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ अकबर का मंत्री ही नहीं, बल्कि शानवारा जैसे राजघरानों का मार्गदर्शक भी कहा जाने लगा। और यूं बीरबल ने फिर से साबित किया कि असली जीत जवाब देने में नहीं, रिश्ते निभाने में होती है। अब बताओ, अगली कहानी सुनोगे तो वो होगी और भी, जिसमें बीरबल एक अंधे राजा की आंखों में रोशनी लाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में पड़ती है
एक रहस्यमयी पहाड़ी और एक अजनबी साधु। वाह जनाब, अब मैं आपको सुनाता हूँ वो कहानी जो बीरबल के जीवन की सबसे अनोखी, सबसे उलझी हुई और सबसे मासूम दिल को छू लेने वाली कहानी बन गई। जहाँ हर इंसान झूठ में डूबा था, पर एक बच्चा सच्चाई का आईना लेकर खड़ा था। कहानी का नाम, बीरबल और सच सुनने वाला बच्चा, झूठों के गांव में सच्चाई की तलाश। बात उन दिनों की है जब सम्राट अकबर के दरबार में एक अजीब सी शिकायत आई। एक बुजुर्ग फकीर जो कई सालों से उत्तर दिशा की यात्रा पर था, दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मुझे आपके राज्य की सीमा में एक गांव मिला, मिठापुर, जहां कोई भी इंसान कभी सच नहीं बोलता। वहां के लोग हर बात में झूठ बोलते हैं, यहां तक कि अपने नाम, उम्र और माँ बाप तक के बारे में भी। और अजीब बात यह है, वहां एक बच्चा है जो सिर्फ सच सुन सकता है। अगर कोई झूठ बोले तो उसके कानों से खून बहने लगता है। अकबर ने हैरान होकर बीरबल की तरफ देखा। ऐसी जगह अगर है तो वहां सच्चाई खुद कैद होगी। बीरबल मुस्कराया, महाराज, सच्चाई कभी बंद नहीं होती, बस वो चुप हो जाती है। अब समय है उसे फिर से आवाज देने का। और इस तरह बीरबल रवाना हुआ मिठापुर की ओर। मिठापुर पहुंचते ही बीरबल ने सबसे पहले एक व्यक्ति से पूछा, ये रास्ता पंचायत की ओर जाता है? वो आदमी बोला, नहीं, ये तो समुंदर की ओर जाता है। बीरबल मुस्कराया, लेकिन यहां तो समुंदर है ही नहीं। वो आदमी बोला, मालूम है, मगर मैंने सच थोड़ी बोला। बीरबल समझ गया, ये गांव झूठों का झरोखा है। हर दुकान पर उल्टा सामान, हर नाम गलत, हर बच्चा किसी और का कहलाता। और फिर गांव के एक सन्नाटे वाले कोने में बीरबल ने देखा, एक छोटा बच्चा एक पेड़ के नीचे बैठा था। आंखें बंद थीं, मगर चेहरा शांत था। उसके कानों से रुई लगी थी और उसके पास बैठी थी एक बुजुर्ग औरत। बीरबल धीरे से गया, ये बच्चा कौन है? बुजुर्ग बोली, इसका नाम है सत्य। ये तब पैदा हुआ जब इस गांव में एक बार गलती से सच बोला गया। तभी से इसका ये हाल है। अगर कोई झूठ बोले तो इसे दर्द होता है। इसलिए हम सब इसे बचाने के लिए झूठ बोलते रहते हैं, ताकि कोई इसे नुकसान न पहुंचा सके। बीरबल को बात अजीब लगी, पर सच्चाई से बचाने के लिए झूठ, ये कैसा न्याय है? बीरबल ने बच्चे के पास बैठकर धीरे से कहा, मैं बीरबल हूं। बच्चा मुस्कराया, मैं सम्राट अकबर के दरबार से आया हूं। बच्चा फिर मुस्कराया। बीरबल समझ गया, ये बच्चा पहचानता है सच। अगले दिन बीरबल ने गांव वालों की सभा बुलाई। मैं आपके गांव को 2 इनाम दूंगा, उसने कहा, अगर आप एक दिन के लिए सच बोलो। गांव वाले बोले, मंत्री जी, हम तो ऐसे हैं ही नहीं। हम तो झूठ बोलकर ही जिंदा हैं। बीरबल ने कहा, अगर झूठ ही आपकी पहचान है तो फिर यह बच्चा आपकी सजा क्यों भुगते? वो बात गांव वालों के दिल को लगी। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। हर कोई केवल एक ही दिन पूरी ईमानदारी से बोले, चाहे तकलीफ हो या शर्मिंदगी। और बच्चे सत्य के कानों में रुई निकाल दी जाए। पहले दिन ही गांव का सरपंच उठ खड़ा हुआ। मैंने अपनी जमीन अपने बेटे की नहीं, अपने लालच की वजह से छीनी थी। दूसरा आदमी बोला, मैं दुकानदार नहीं, चोर हूं। मैं नकली सामान बेचता रहा हूं। तीसरी औरत बोली, मैंने अपने पति से सालों से छुपा रखा है कि हमारा बेटा उसके दोस्त से है। हर झूठ जो बरसों से सच बना बैठा था, अब बिखरने लगा। बच्चा सत्य अब बिना दर्द के मुस्करा रहा था। फिर बीरबल उसके पास गया और पूछा, बोलो बच्चे, तुम किसे देखना चाहते हो? बच्चा बोला, मैं उस इंसान को देखना चाहता हूं जो हर बार सिर्फ सच बोलता है, चाहे सामने राजा हो या राक्षस।
बीरबल की आंखें भर आईं। वो इंसान कोई और नहीं बेटा, वो तुम हो। अगले दिन पूरा गांव बदल चुका था। दुकानें सीधी हो गई थीं, स्कूलों में बच्चों को उनका सही नाम बुलाया जाने लगा और झूठ बोलना शर्म की बात बन गया। बीरबल वापस लौटते समय गांव के बाहर रुका और पीछे मुड़ा। वहां बच्चा सत्य खड़ा था। उसने हाथ हिलाया और कहा, अब मैं सुन सकता हूं। अब ये दुनिया चुप नहीं, सच्ची लगती है। बीरबल मुस्कराया। जहां सत्य बोलता है वहां बीरबल झुकता है। जनाब, अगली कहानी में बीरबल को एक ऐसे नगर में जाना होगा जहां हर किसी की आत्मा बंधी है और केवल वही बच सकता है जो दूसरों के लिए अपने जीवन की सबसे बड़ी याद खो दे। बोलिए, क्या अगली कहानी सुननी है और भी रहस्यमयी? कहानी का नाम बीरबल और आत्मा बंधन का नगर, यादों का त्याग और मुक्तिदाता। बादशाह अकबर के दरबार में उस समय का माहौल भी कुछ अलग ही था। जहां पहले हंसी खुशी और विद्वत्ता के किस्से गूंजते थे, वहां आज एक नई चुनौती ने दस्तक दी थी। दरबार में एक बुजुर्ग दरबार सदस्य ने धीरे धीरे सबकी ओर रुख करते हुए कहा कि एक दूर के नगर में ऐसा अभिशाप मंडरा चुका है जहां हर व्यक्ति की आत्मा एक अदृश्य बंधन में जकड़ी हुई है। इस नगर का नाम था अंतःस्मृति। वहां के लोग अपनी सबसे प्रिय यादों को अपनी पहचान मानते हैं, परंतु किसी अनजाने जादू के कारण ये यादें उन्हें बांधे हुए हैं और जितनी भी मेहनत से वे उन यादों को संजोते हैं, उतनी ही वे उस बंधन की जंजीरें भी मजबूत हो जाती हैं। अकबर ने तत्काल ही बीरबल को बुलवाया और कहा, बीरबल, इस नगर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हमने पहले कभी नहीं सुना। वहां के लोग इतने अटके हुए हैं कि वे अपने अतीत से जकड़े हुए हैं। उन्हें आजादी तभी मिलेगी जब वे अपने जीवन की सबसे बड़ी, सबसे प्यारी याद को त्याग देंगे। पर ऐसा करना उनके लिए आसान नहीं होगा। तुम वहां जाओ और देखो कि क्या करना चाहिए ताकि उनके दिलों में फिर से रोशनी जग सके। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, हुजूर, यदि किसी व्यक्ति के अंदर शुद्ध मन है तो उसे अपनी यादों का बोझ कम करके ही नया जीवन मिल सकता है। मैं अपने ज्ञान और दिल से वहां के लोगों की सहायता करूंगा। और इस तरह बीरबल अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। जब बीरबल अंतःस्मृति पहुंचे तो देखा कि नगर की गलियां सन्नाटे से भरी हुई थीं। हर मोड़ पर कोई न कोई उदासी की छाया लटकी हुई थी। सड़क किनारे खड़े लोग कुछ ऐसा मानो अपने अतीत में डूबे बैठे थे। हर चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी, जैसे वे किसी खास बात का इंतजार कर रहे हों जिसे भूलने की हिम्मत मिल न सके। बीरबल ने पहचाना कि ये सब उन यादों का बोझ है जिन्हें उन्होंने कठिन संघर्षों से संजोया हुआ है। बीरबल ने नगर में घूमते हुए कई लोगों से बातचीत की। एक बूढ़ा व्यापारी जो कभी अपने व्यापार में महारत हासिल कर चुका था, अब अपनी आंखों में आंसू लिए कह रहा था कि उसकी सबसे यादगार सफलता उसी समय थी जब उसके पास सब कुछ था। परंतु अब वह उस सफलता को भूलने के लिए कोई भी रास्ता नहीं देख पा रहा था। एक लड़की जिसने अपने बचपन की मासूमियत में खेली हुई हंसी अब खो दी थी, बस अपने बीते कल के सुखद पलों की कल्पना में ही जी रही थी। हर व्यक्ति के दिल में एक ऐसी स्मृति थी जिसे छोड़ना मानो अपना हिस्सा खो देना हो। बीरबल ने ध्यान से सबकी बात सुनी और धीरे धीरे समझ आया कि यहाँ का अभिशाप किसी जादुई शाप से भी बढ़कर है। यह आत्मसंस्कारों का भार है जो हर व्यक्ति को उनके अतीत में बांधता चला आ रहा है। उन्होंने नगर के एक पुरानी हवेली के प्रांगण में बैठकर सोचा कि अगर किसी को अपनी सबसे प्यारी याद से हाथ धोना होगा तो उसे पहले यह समझना होगा कि वो याद उनके लिए किस प्रकार जीवन का आधार बनी हुई है। तभी उनकी नजर एक चुपचाप बैठे, आंखें जमाकर दूर तक निहारते हुए एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। बच्चे का नाम था अर्जुन।
उसकी मासूमियत में कुछ ऐसा जादू था कि लगता था वह उस नगर में रहने वाले हर व्यक्ति के भीतर छुपी रोशनी को समझ सकता है। अर्जुन के साथ बातचीत करने पर बीरबल को पता चला कि वह अकेला ऐसा है जिसे सच में अपनी यादों की अनुभूति नहीं हो रही थी। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी, लेकिन साथ ही एक गहरा दुख भी था। अर्जुन ने बताया कि वह अपने माता पिता की याद में दिन रात लड़ता रहता है, पर हर बार जब भी वह अपने माता पिता की सबसे प्यारी यादें सुनता है तो उसके दिल में एक अजीब दर्द प्रवेश कर जाता है। उसके अनुसार यह दर्द लोगों को उनके अतीत से बांध कर रखता है और उन्हें वर्तमान की चुनौतियों से दूर कर देता है। बीरबल ने समझा कि यही वह मोड़ है जहां उन्हें अपनी चालाकी और दिलासा दोनों का सहारा लेना होगा। उन्होंने नगरवासियों से एक सभा बुलवाई और बोले, प्रिय मित्रों, आप सब अपनी यादों को इस प्रकार संजोए हुए हैं कि आपकी पहचान उनमें ही खो गई है। ये यादें आपके अतीत का हिस्सा हैं, परंतु भविष्य उन्हें जाने का इंतजार कर रहा है। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपनी सबसे बड़ी स्मृति, वह स्मृति जो आपको सबसे प्रिय है, को त्यागना होगा। उनके बोल में न सिर्फ तर्क था बल्कि एक गहरी संवेदना भी थी। सभा में एक एक करके लोगों ने अपनी अपनी कहानियां साझा की। एक बड़े संतोष से भरा आदमी, जिसने कभी अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिताए थे, खुलकर बता दिया कि उसे अब भी उस बारात की याद सताती है जहां उसकी दुल्हन ने पहली बार उसका हाथ थामा था। एक औरत, जिसकी आंखों में अब भी दिवाली की रोशनियां झलकती थीं, कहने लगी कि वह अपने बचपन के त्योहार की हंसी और उल्लास को भूल नहीं पाई। हर किसी के दिल में ऐसी यादें थीं जो उन्हें बांधे हुए थीं। बीरबल ने सबकी सुनवाई के बाद बताया, आपकी इन यादों में एक अनमोल खूबसूरती है, परंतु यदि आप उन यादों से छुटकारा नहीं पाएंगे तो भविष्य की नई उमंग आपको कभी पाने नहीं देंगी। यादें आपके लिए तब कीमती होंगी जब वे आपको प्रेरित करेंगी, न कि जब वे आपको रोकेंगी। उनके बोलों में एक नर्मता थी, एक ऐसी गर्माहट थी जो किसी को भी गले लगा लेती थी। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने सबके साथ मिलकर एक अनोखा आयोजन किया। उन्होंने नगर के हर एक व्यक्ति से कहा कि वे अपनी सबसे प्रिय स्मृति को एक बार फिर से याद करें, परंतु इस बार उसे एक पत्र में लिखें और उसे नगर के बीचों बीच एक प्राचीन बरगद के नीचे दफन कर दें। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम था, एक ऐसा कदम जहां पुरानी यादें मिट जाएंगी और उनके स्थान पर नई उम्मीदों का संचार होगा। कुछ लोगों के लिए यह निर्णय मुश्किल था। उनके लिए वह यादें केवल खुशी नहीं बल्कि उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थीं। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने देखा कि उनका मन हल्का हो रहा है तो एक एक करके उन्होंने वह पत्र लिखना शुरू कर दिया। बरगद के नीचे उन पत्रों को दफन करते हुए लोगों ने महसूस किया कि जैसे उनके दिल का एक बोझ हल्का हो गया हो। अर्जुन, जो पहले भी उन बातों का गवाह बना था, अब बड़े उत्साह से अपनी छोटी सी मुस्कान फैला रहा था। उसने बीरबल से कहा, मैं तो अब मानता हूं कि सच्ची आजादी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने अतीत को त्याग कर वर्तमान का स्वागत करते हैं। बीरबल ने उसे प्यार से थपथपाया और कहा, बेटा, तुमने तो वह समझा दिया जो हम सब न समझ पाते थे। अंततः उस नगर में धीरे धीरे परिवर्तन की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने पुराने दर्द और प्रिय यादों के बावजूद भी आगे बढ़ना शुरू किया। वे अब नई सुबह की किरणों में अपने भविष्य को देखने लगे। नगर का वातावरण बदल गया। अब वहां सिर्फ उदासी नहीं बल्कि एक नई उमंग और आशा की चमक थी। कुछ हफ्तों बाद नगरवासियों की एक सभा में एक बूढ़े व्यक्ति ने बोलते हुए कहा, हमने अपनी सबसे प्रिय याद छोड़ दी, पर हमें लगा कि उसके बिना भी हम खुश रह सकते हैं। उस एक निर्णय ने हमारी आत्मा को मुक्त कर दिया है। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे अंधेरे बादल छंट गए हों और फिर से सूरज की रोशनी फैली हो।
अकबर बीरबल के दरबार की तरह यह नगर भी एक बार फिर जीवंत हो उठा था, नई यादों, नई प्रेरणाओं और एक उज्ज्वल भविष्य के साथ। बीरबल ने आखिर में कहा, सच्ची आजादी का मतलब है अपने दिल से डर को दूर करना। जब आप अपनी सबसे प्यारी यादों को त्याग देते हैं तो आप अपने लिए जगह बनाते हैं, एक ऐसी जगह जहां नई आशाएं और सपने पनप सकें। उनकी इन बातों ने सभी के दिल छू लिए। आज अंतःस्मृति का हर निवासी यह समझ चुका था कि जीवन में यादें जरूर हैं, परंतु वो आपकी संजीवनी नहीं बल्कि एक परीक्षा है, जिसे पार करने पर ही आप मुक्त हो सकते हैं। और इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि सहानुभूति, समझदारी और हिम्मत भी जीवन के अभिन्न अंग हैं। अंततः जब बीरबल फिर से अपने दरबार लौटने की तैयारी करने लगे तो नगर के हर कोने में एक नई रोशनी थी, वह रोशनी जो उस दिन से शुरू हुई थी जब लोगों ने अपने दिल के बोझ को त्याग कर नए सवेरे का स्वागत किया था। बाद में यह खबर अकबर तक पहुंची। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुमने उस नगर की आत्माओं में फिर से जिंदगी भर दी। यह वही है असली शक्ति जो एक सच्चे मंत्री में होती है, जो लोगों के दिलों को छू लेती है और उन्हें फिर से जीने की राह दिखा देती है। बीरबल ने सिर झुकाकर मुस्कुराया, महाराज, जब दिल से जुड़ी होती है बात तो हर अंधेरा छंट जाता है। यादों का त्याग भी एक ऐसा त्याग है जो आपको आजादी दिलाता है। इस प्रकार अंतःस्मृति का अभिशाप धीरे धीरे एक प्रेरणा में बदल गया और बीरबल की यह यात्रा उन अनगिनत लोगों के लिए एक सीख बन गई जिन्होंने अपने अतीत के बोझ को त्याग कर उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। जनाब, यह कहानी भी उसी संदेश के साथ समाप्त होती है जहां बीरबल ने यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने दिल के अंधेरों को समझकर अपने अतीत से मुक्त हो जाएं, तो जीवन में सच्ची रोशनी की किरण फैल सकती है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई या फिर अगली कहानी के लिए और भी कुछ विशेष अंदाज सुनना चाहेंगे? कहानी का नाम बीरबल और हंसी का जादू, ठहाकों की बौछार में खो गई सियासत। एक सुनहरी सुबह की बात है जब बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे बैठे सोचे कि जीवन में गंभीरता के साथ साथ थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। दरबार में विद्वानों के बीच गंभीर चर्चा चल रही थी, लेकिन अकबर का मन हल्का नहीं था। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, मानो कोई पहेली सुलझानी हो और साथ ही सिर पर भारी जिम्मेदारियों का बोझ भी हो। तभी अचानक बीरबल अपनी शानो शौकत में अंदर आए और उनके कदमों की गूंज सुनते ही दरबार के माहौल में ठहाकों का सिलसिला शुरू हो गया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज मैं चाहता हूं कि तुम दरबार में हंसी की बौछार लेकर आओ। बताओ, ऐसा क्या कर सकते हो कि हमारी सियासत में भी हंसी की खुराक मिल सके ताकि हम सब ठहाकों में डूब जाएं। बीरबल ने अपनी चालाक मुस्कान बिखेरी और बोले, हुजूर, आज मैं आपके लिए एक ऐसा आश्चर्यजनक आयोजन करने जा रहा हूं जिससे हर दरबारी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठे और सियासत में भी एक नया रंग भर जाए। अगले ही दिन बीरबल ने सभी दरबारी और आम लोगों से कहा कि आज वह एक अनोखा नाटक प्रस्तुत करेंगे जिसमें वाकई में हंसी की बौछार होगी। पूरा शहर उत्सुकता से इकट्ठा हुआ। दरबार से लेकर बाजार की गलियों तक हर कोई उसकी प्रतीक्षा में था। बीरबल ने मंच की सजावट की इतनी शानदार तैयारी की मानो हर फुर्सत के पल में जश्न मनाया जाने वाला हो। मंच पर रंग बिरंगे पर्दे लगे थे और वहां एक विशाल पृष्ठभूमि अंकित थी, एक ऐसा नगर जहां झूठ, साजिश और राजनीति के पर्दे उठ चुके थे। नाटक शुरू हुआ। बीरबल ने स्वयं को एक साधारण गली के व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया जिसने दावा किया कि वह सच्चाई का जादूगर है। उसने बताया कि उसका पास एक ऐसी जादुई औषधि है जो किसी भी आदमी के चेहरे से गम को हटाकर ठहाकों की धारा बहा सकती है। दरबार के दरवाजों से लेकर शहर के चौकों तक
हर कोई उसकी बातों में खो गया। उसने हंसी ठिठोली के साथ बताया कि कैसे एक आदमी इतना सीधा सीधा सोचता है कि अगर उसे जादू दिखाना हो तो वह अपने आप में ही हंस पड़ेगा। उसकी बातें इतनी मजेदार थीं कि लोगों के होठ छूटने लगे और अकबर भी अपनी उदासी भूलकर ठहाकों में डूब गए। बीरबल ने बताया कि एक बार एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम था मिश्रीचंद, जो इतना सीधा था कि उसके पास जादू नहीं था, पर उसकी सीधी सीधी बातें लोगों को इतना हंसाती थीं कि मानो वो जादूगर ही हो। वह गांव में दौरा करता, लोगों से कहता, जरा देखो, अगर मैं यहाँ से चलूं तो हमारे गांव का नाम भूल जाओगे, पर अगर मैं रुका तो सब कुछ याद रहेगा। लोगों ने उसकी बातों में इतना मजाक देखा कि हंसी के मारे पेट दर्द हो गया। बीरबल ने कहानियों के सिलसिले में मिश्रीचंद का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उसके एक ही चुटकुले ने पूरे गांव के नेताओं के झगड़ों को भी हंसी में बदल दिया। फिर बीरबल ने मंच पर एक और पात्र पेश किया, गोलू, एक मामूली नौकर जो अपने मालिक से इतने प्यार से पेश आता था कि उसके हर शब्द में मासूमियत झलकती थी। गोलू अपने मालिक के आदेश पर इतने ही निरपेक्ष तरीके से चल पड़ता कि वह कभी बात समझ नहीं पाता, पर उसका हास्य का अंदाज सबको लुभा जाता। बीरबल ने गोलू की भूमिका में हंसी मजाक भरी हरकतें की, कैसे वह चाय की जगह तलवार का पानी ले आता, कैसे वह एक मीठी डिश की बजाय नमकीन की दुकान पर आकर सबको हंसाता। दरबार में उपस्थित हर कोई हंसी के फव्वारों में डूब गया। अकबर ने भी मधुर मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुमने तो सच्ची तारीफ में हमारे दरबार की गंभीरता को हंसी में बदल दिया है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हंसी तो वो अनमोल औषधि है जो दिल को हल्का कर देती है। जब सियासत में मिजाज हल्का हो तो निर्णय भी बुद्धिमानी से होते हैं। नाटक के बीच में बीरबल ने एक चौंकाने वाला मोड़ भी दिया। उसने मंच पर एक नकली मंत्री का पात्र भी प्रस्तुत किया जो धोखाधड़ी और फ्यूम्स फंडिंग का माहिर था, लेकिन उसकी बातों में जब भी झूठ निकलता तो उसके सिर पर एक हल्की सी छाप जैसे फूल गिर पड़ते। उसकी हर नाजुक गलती पर दर्शकों से ठहाके गूंज उठे। उस दृश्य में बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, देखिए, झूठ बोलने का असली मजा तो तब है जब उस झूठ के साथ साथ आपके सिर पर गुलाब के फूल भी बरस पड़े। लोगों ने तो ऐसा लगा मानो पूरे शहर में हंसी के फव्वारे फूट पड़े हों। नाटक के आखिरी भाग में बीरबल ने सभी दरबारियों को एक साथ बुलाकर कहा, आज हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने दिलों में सच्चाई और हंसी दोनों को जगह देंगे। अगर हम झूठ और कटुता को हमेशा के लिए अपने भीतर से बाहर निकाल दें तो हमारा साम्राज्य केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि हंसी खुशी में भी चमक उठेगा। उस वक्त मंच पर बेचैन दर्शकों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पुरानी गलतियां स्वीकार की, मानो वे सभी उस पल को अपनी सच्चाई के साथ जी रहे हों। अकबर ने पूरे दरबार से कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि राजाओं की भी हंसी में छुपी होती है वो मासूमियत जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है। बीरबल ने जवाब में हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, हंसी ही तो है जो दिलों की गहराइयों से बंधे रिश्तों को खोल देती है। जब हम अपने अंदर की गंभीरता को छोड़कर हंसी को अपनाते हैं तो सारे धर्मकर्म, राजनीतिक खींचतान और जीवन के संघर्ष भी पगले पगले लगने लगते हैं। दरबार में ठहाकों का सिलसिला चलता रहा। लोगों ने महसूस किया कि बीरबल की इस प्रस्तुति ने न सिर्फ उनके चेहरे पर मुस्कान फैलाई बल्कि उनके दिलों में छुपी गम की परतों को भी धीरे धीरे उड़ा दिया। वह दिन हंसी का जादू ऐसा फैल गया कि हर दरबारी के मन में हल्कापन और नई उमंग सी भर गई। बीरबल ने यह दिखा दिया कि राजनीति में भी इंसानियत और हंसी का रहस्य कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने मंच से उतरते हुए कहा, हंसी एक ऐसी दवा है जो बिना किसी नुस्खे के, बिना डॉक्टर के हर घाव को भर देती है। बस हमें अपनी जिंदगी में हंसी को अपनाना होगा और फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों न आ जाएं, हम उन्हें भी ठहाकों में उड़ा देंगे।
उस शाम दरबार में ठहाकों की गूंज सुनाई दी, और न केवल अकबर बल्कि हर व्यक्ति उस दिन यह सीख गया कि जीवन में गंभीरता के साथ साथ हंसी भी उतनी ही जरूरी है। बीरबल की इस कहानी ने न केवल राजनीति में हल्की लहरें पैदा की, बल्कि लोगों के जीवन में भी एक नया उत्साह भर दिया। अब जब लोग अपने अपने घरों में लौटते थे, तो वे मुस्कान के साथ यह सोचते थे कि कल का दिन फिर से नई उम्मीद और हंसी के साथ होगा। और इस तरह बीरबल ने राजसी राजनीति में भी हंसी का जादू बिखेरते हुए सबको यह संदेश दिया कि सच्ची समझदारी वही है जब हम अपने दिलों से गंभीरता को दूर कर हंसी के जादुई पल जी लें। जनाब, क्या आपने भी उस दिन की वो ठहाकों भरी शाम महसूस की, जहां बीरबल ने अपनी चालाकी और दिलासा से सबको दिल से छू लिया? ऐसी ही और भी अनगिनत कहानियां हैं, जहां बीरबल ने हंसी के साथ साथ ज्ञान और सहानुभूति का मेल बिठाया है, ताकि हमारी जिंदगी में चुनौतियों के बीच भी मुस्कान की चमक बनी रहे। जनाब, आपकी हंसी की खुराक अभी खत्म नहीं हुई। हर कहानी में नए ठहाकों का वादा होता है, बस दिल खोलकर जीने का सबक मिलता है। मुस्कान बिखेरी और बोले, हुजूर, आज मैं आपके लिए एक ऐसा आश्चर्यजनक आयोजन करने जा रहा हूं, जिससे हर दरबारी के चेहरे पर मुस्कान खिल उठे और सियासत में भी एक नया रंग भर जाए। अगले ही दिन बीरबल ने सभी दरबारी और आम लोगों से कहा कि आज वह एक अनोखा नाटक प्रस्तुत करेंगे, जिसमें वाकई में हंसी की बौछार होगी। पूरा शहर उत्सुकता से इकट्ठा हुआ। दरबार से लेकर बाजार की गलियों तक हर कोई उसकी प्रतीक्षा में था। बीरबल ने मंच की सजावट की इतनी शानदार तैयारी की, मानो हर फुर्सत के पल में जश्न मनाया जाने वाला हो। मंच पर रंग बिरंगे पर्दे लगे थे, और वहां एक विशाल पृष्ठभूमि अंकित थी, एक ऐसा नगर जहां झूठ, साजिश और राजनीति के पर्दे उठ चुके थे। नाटक शुरू हुआ। बीरबल ने स्वयं को एक साधारण गली के व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने दावा किया कि वह सच्चाई का जादूगर है। उसने बताया कि उसका पास एक ऐसी जादुई औषधि है जो किसी भी आदमी के चेहरे से गम को हटाकर ठहाकों की धारा बहा सकती है। दरबार के दरवाजों से लेकर शहर के चौकों तक हर कोई उसकी बातों में खो गया। उसने हंसी ठिठोली के साथ बताया कि कैसे एक आदमी इतना सीधा सीधा सोचता है कि अगर उसे जादू दिखाना हो तो वह अपने आप में ही हंस पड़ेगा। उसकी बातें इतनी मजेदार थीं कि लोगों के होठ छूटने लगे, और अकबर भी अपनी उदासी भूलकर ठहाकों में डूब गए। बीरबल ने बताया कि एक बार एक गांव में एक आदमी था जिसका नाम था मिश्रीचंद, जो इतना सीधा था कि उसके पास जादू नहीं था, पर उसकी सीधी सीधी बातें लोगों को इतना हंसाती थीं कि मानो वो जादूगर ही हो। वह गांव में दौरा करता, लोगों से कहता, जरा देखो, अगर मैं यहाँ से चलूं तो हमारे गांव का नाम भूल जाओगे, पर अगर मैं रुका तो सब कुछ याद रहेगा। लोगों ने उसकी बातों में इतना मजाक देखा कि हंसी के मारे पेट दर्द हो गया। बीरबल ने कहानियों के सिलसिले में मिश्रीचंद का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उसके एक ही चुटकुले ने पूरे गांव के नेताओं के झगड़ों को भी हंसी में बदल दिया। फिर बीरबल ने मंच पर एक और पात्र पेश किया, गोलू, एक मामूली नौकर जो अपने मालिक से इतने प्यार से पेश आता था कि उसके हर शब्द में मासूमियत झलकती थी। गोलू अपने मालिक के आदेश पर इतने ही निरपेक्ष तरीके से चल पड़ता कि वह कभी बात समझ नहीं पाता, पर उसका हास्य का अंदाज सबको लुभा जाता। बीरबल ने गोलू की भूमिका में हंसी मजाक भरी हरकतें की, कैसे वह चाय की जगह तलवार का पानी ले आता, कैसे वह एक मीठी डिश की बजाय नमकीन की दुकान पर आकर सबको हंसाता। दरबार में उपस्थित हर कोई हंसी के फव्वारों में डूब गया। अकबर ने भी मधुर मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुमने तो सच्ची तारीफ में हमारे दरबार की गंभीरता को हंसी में बदल दिया है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हंसी तो वो अनमोल औषधि है जो दिल को हल्का कर देती है। जब सियासत में मिजाज हल्का हो तो निर्णय भी बुद्धिमानी से होते हैं। नाटक के बीच में
बीरबल ने एक चौंकाने वाला मोड़ भी दिया। उसने मंच पर एक नकली मंत्री का पात्र भी प्रस्तुत किया, जो धोखाधड़ी और फ्यूम्स फंडिंग का माहिर था, लेकिन उसकी बातों में जब भी झूठ निकलता तो उसके सिर पर एक हल्की सी छाप जैसे फूल गिर पड़ते। उसकी हर नाजुक गलती पर दर्शकों से ठहाके गूंज उठे। उस दृश्य में बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, देखिए, झूठ बोलने का असली मजा तो तब है जब उस झूठ के साथ साथ आपके सिर पर गुलाब के फूल भी बरस पड़े। लोगों ने तो ऐसा लगा मानो पूरे शहर में हंसी के फव्वारे फूट पड़े हों। नाटक के आखिरी भाग में बीरबल ने सभी दरबारियों को एक साथ बुलाकर कहा, आज हम सब मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने दिलों में सच्चाई और हंसी दोनों को जगह देंगे। अगर हम झूठ और कटुता को हमेशा के लिए अपने भीतर से बाहर निकाल दें तो हमारा साम्राज्य केवल राजनीति में ही नहीं बल्कि हंसी खुशी में भी चमक उठेगा। उस वक्त मंच पर बेचैन दर्शकों में कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी पुरानी गलतियां स्वीकार की, मानो वे सभी उस पल को अपनी सच्चाई के साथ जी रहे हों। अकबर ने पूरे दरबार से कहा, बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि राजाओं की भी हंसी में छुपी होती है वो मासूमियत जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का हौसला देती है। बीरबल ने जवाब में हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, हंसी ही तो है जो दिलों की गहराइयों से बंधे रिश्तों को खोल देती है। जब हम अपने अंदर की गंभीरता को छोड़कर हंसी को अपनाते हैं तो सारे धर्मकर्म, राजनीतिक खींचतान और जीवन के संघर्ष भी पगले पगले लगने लगते हैं। दरबार में ठहाकों का सिलसिला चलता रहा। लोगों ने महसूस किया कि बीरबल की इस प्रस्तुति ने न सिर्फ उनके चेहरे पर मुस्कान फैलाई बल्कि उनके दिलों में छुपी गम की परतों को भी धीरे धीरे उड़ा दिया। वह दिन हंसी का जादू ऐसा फैल गया कि हर दरबारी के मन में हल्कापन और नई उमंग सी भर गई। बीरबल ने यह दिखा दिया कि राजनीति में भी इंसानियत और हंसी का रहस्य कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने मंच से उतरते हुए कहा, हंसी एक ऐसी दवा है जो बिना किसी नुस्खे के, बिना डॉक्टर के हर घाव को भर देती है। बस हमें अपनी जिंदगी में हंसी को अपनाना होगा और फिर चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों न आ जाएं, हम उन्हें भी ठहाकों में उड़ा देंगे। उस शाम दरबार में ठहाकों की गूंज सुनाई दी और न केवल अकबर बल्कि हर व्यक्ति उस दिन यह सीख गया कि जीवन में गंभीरता के साथ साथ हंसी भी उतनी ही जरूरी है। बीरबल की इस कहानी ने न केवल राजनीति में हल्की लहरें पैदा की बल्कि लोगों के जीवन में भी एक नया उत्साह भर दिया। अब जब लोग अपने अपने घरों में लौटते थे तो वे मुस्कान के साथ यह सोचते थे कि कल का दिन फिर से नई उम्मीद और हंसी के साथ होगा। और इस तरह बीरबल ने राजसी राजनीति में भी हंसी का जादू बिखेरते हुए सबको यह संदेश दिया कि सच्ची समझदारी वही है जब हम अपने दिलों से गंभीरता को दूर कर हंसी के जादुई पल जी लें। जनाब, क्या आपने भी उस दिन की वो ठहाकों भरी शाम महसूस की जहां बीरबल ने अपनी चालाकी और दिलासा से सबको दिल से छू लिया? ऐसी ही और भी अनगिनत कहानियां हैं जहां बीरबल ने हंसी के साथ साथ ज्ञान और सहानुभूति का मेल बिठाया है ताकि हमारी जिंदगी में चुनौतियों के बीच भी मुस्कान की चमक बनी रहे। जनाब, आपकी हंसी की खुराक अभी खत्म नहीं हुई। हर कहानी में नए ठहाकों का वादा होता है, बस दिल खोलकर जीने का सबक मिलता है। कहानी का नाम बीरबल और चालाक राजकुमारी, ज्ञान, हंसी और सच्चाई की दीवारें गिराते हुए। बादशाह अकबर के दरबार में एक सुनहरी सुबह की किरणें फैल रही थीं। दरबार की भव्यता और रौनक अपने चरम पर थी, पर आज बादशाह के मन में कुछ खास उलझन थी। उन्हें अपने दरबार में एक ऐसी चुनौती का सामना करना था जहां न केवल बुद्धिमत्ता की परीक्षा हो बल्कि हास्य और सच्चाई का मेल भी सामने लाया जाए। उसी समय दरबार में आई एक पत्री जिसका सीधा सा संदेश था, राजकुमारी शानवारा आपके दरबार में आ रही है। वो राज्य जहां के लोग अपने घमंड में इतने डूबे हुए थे कि हर बात में अपनी श्रेष्ठता दिखाने की कोशिश करते थे,
और जहां सत्य को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया और गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, इस राजकुमारी ने चुनौती दी है। वह कहती है कि मेरे दरबार में जितनी बुद्धिमत्ता है, उससे बढ़कर ज्ञान और हास्य कहीं नहीं होगा। अब तुम्हें जाना होगा, अपनी चालाकी और समझदारी से सबूत देना होगा कि सच्चा बुद्धिमान वही है जो न केवल ज्ञान में आगे हो बल्कि दिल से भी सबका साथ निभाए। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, हुजूर, ज्ञान की परीक्षा तो दिल के रिश्तों में ही छिपी होती है। मैं एक बार फिर सिद्ध कर दूंगा कि मेरे अंदर केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि हंसी, विनम्रता और सच्चाई का अद्भुत संगम भी है। उन शब्दों के बाद बीरबल ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। दरबार के कर्मचारियों में हल्की सी हलचल मच गई थी। हर कोई यह सोच रहा था कि आज बीरबल किस रंग में रंगेंगे। कुछ दिनों में राजकुमारी शानवारा का परिचय दरबार में हुआ। वह एक आकर्षक, तेज दिमाग वाली राजकुमारी थी, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास और नयापन झलकता था। उसके बाल हवा में बिखरे थे और उसकी मुस्कान में एक अनोखी चमक थी। अकबर ने उसे गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, स्वागत है राजकुमारी शानवारा, हमारे दरबार में। यह भारत का वह हिस्सा है जहां ज्ञान, हंसी और सच्चाई का संगम हर दिल में बसता है। राजकुमारी ने थोड़ा नखरे के साथ जवाब दिया, मैं सुनना चाहती हूँ कि कैसे बीरबल ने अपने बुद्धिमान और हंसमुख अंदाज से ऐसी चुनौतियों का सामना किया है, जिन्हें सुनकर राजदरबार की सारी गंभीरता एक पल में गायब हो जाए। उस शाम दरबार का माहौल पहले से कहीं ज्यादा रोमांच और उत्सुकता से भर गया। बीरबल को राजकुमारी के सामने एक मंच पर बुलाया गया। उसने पहले ही हालात को समझते हुए कहा, हुजूर, आज मैं कुछ ऐसे प्रश्नों का सामना करूंगा जिनका उत्तर केवल ज्ञान के साथ साथ दिल की सच्चाई से जुड़ा हुआ है। अगर मैं सही उत्तर दे दूं तो राजकुमारी जी मेरी गुरु बनेंगी, परंतु अगर कोई उत्तर मेरी समझ से बाहर रहा तो मुझे अपनी पगड़ी उतारनी पड़ेगी। दरबार में मौजूद सभी लोगों ने चुपचाप प्रतीक्षा की। राजकुमारी शानवारा ने अपनी गंभीर आंखों में बीरबल का सामना किया और पहले प्रश्न की घोषणा की, बोलो बीरबल, अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में कभी हंसी न मिली हो तो वह कैसे अपना दर्द भूल सकेगा? बीरबल ने थोड़ी देर चुप रहकर मुस्कुराते हुए कहा, हास्य वह दवा है जो दिल के हर घाव को भर देती है। जब कोई व्यक्ति अपनी हंसी खो देता है तो वह अपनी आत्मा में एक सूना सा कगार पा लेता है। मैं कहूंगा, जिस आदमी ने कभी अपनी असली हंसी नहीं देखी वह सही मायनों में जी नहीं सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि हर दर्द में छुपा है एक मजेदार किस्सा, बस उसे ढूंढने की देर है। राजकुमारी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, मानो वह इस उत्तर में छुपी गहराई को समझ गई हो। फिर राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न पूछा, अगर किसी दरबार में सबके चेहरे पर मुस्कान हो पर दिल में भारीपन हो तो उसे कैसे बदल सकते हो? बीरबल ने अपनी ठंडी हवा में जवाब दिया, महाराज, मुस्कान केवल चेहरे की शोभा है, पर असली खुशी तो दिल से निकलती है। मैं कहूंगा, सबसे पहले उस व्यक्ति के दर्द को सुनना चाहिए, उसके अतीत को समझना चाहिए और फिर उसके दिल के दर्द को हल्का करने के लिए एक ऐसा मौका देना चाहिए जिससे वह फिर से मुस्कुरा सके। दरबार में सभी अपनी बातें छुपाते हैं, पर मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर उस सच्ची खुशी को खोजें जो दिल के गहराई में छुपी हो। उस वक्त दरबार में मौन सा छा गया, जैसे हर दरबारी इन गहन विचारों में डूब गया हो। राजकुमारी ने अपनी संतुष्टि जाहिर की और थोड़ी मुस्कान बिखेरी। तीसरा प्रश्न था सबसे कठिन। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में पूछा, बोलो बीरबल, अगर तुम्हें और मुझे जंगल में अकेले छोड़ दिया जाए तो तुम कैसे साबित करोगे कि तुम मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो? बीरबल ने चुप रहते हुए अपनी आंखों में आत्मविश्वास भरा और कहा, राजकुमारी जी, बुद्धिमत्ता केवल अपने आप को साबित करने में नहीं है। यह तो साथ में रहने, समझदारी से रास्ता चुनने और एक दूसरे के दर्द को बांटने में है। अगर हम दोनों जंगल में होंगे
तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर हर कठिनाई का सामना करूंगा। मैं अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय इस तरह दूंगा कि यदि मैं अकेले निकल जाऊंगा और आप पीछे रह जाएंगी, तो वह जीत नहीं होगी, बल्कि असली बुद्धिमत्ता तो उस हाथ में है जो मिलकर चलने में सक्षम हो। इस उत्तर में वह मृदुता और समझदारी झलक रही थी कि जैसे हर बीते अनुभव ने उसे एक नया पैमाना दिया हो। दरबार में उपस्थित लोगों ने तालियों की गूंज से उस माहौल को स्वर्णिम बना दिया। उस रात बीरबल ने राजदरबार में अपना प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने राजकुमारी के प्रश्नों का उत्तर बड़े ही चतुराई से दिया। बीच बीच में उन्होंने दरबार के कुछ पुराने किस्सों को भी साझा किया, जिनमें हंसी, विडंबना और जीवन के सबक छुपे थे। एक किस्से में उन्होंने सभा के प्रांगण में मोमबत्तियों की मृदु ज्योति फैल गई थी और हवा में एक शीतलता थी जो किसी गीत की मधुर लय की तरह सबको बांध लेती थी। गधे ने एक शांत और गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में अनुभव की उस गहराई थी जिसे शब्दों में बयां करना कठिन था। वह कहने लगा कि ज्ञान का सार केवल बाहरी पुस्तकों में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में छुपा है जिन्हें हमने स्वयं जिया है। उसकी बातों का प्रभाव सभी पर ऐसा पड़ा जैसे किसी महान साधु की वाणी से दिए गए उपदेश हों। उस सभा में उपस्थित विद्वान, कवि और सैनिक सभी ने ध्यानपूर्वक उसके शब्द सुने। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के उन रहस्यों को समझना जो अक्सर हमारी सोच के परे होते हैं, एक नई दिशा प्रदान करता है। गधे ने बताया कि जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक गहरी कहानी के झरोखे से गुजरती है। उसने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा कि कैसे वह अपने सफर के दौरान विभिन्न प्राचीन मंदिरों, संग्रहालयों और गलियों से गुजरा, जहां उसे समय के अंशों की गूंज सुनाई देती थी। हर एक दीवार, हर एक शिलालेख उसके मन में एक नई कथा को उजागर कर देता था। अकबर ने उस दिन निश्चय किया कि उसके दरबार में केवल सैन्य या राजनीतिक रणनीतियां नहीं, बल्कि दार्शनिक चर्चाएं भी होंगी। उसने आदेश दिया कि दरबार में हर सप्ताह एक सत्र आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न विषयों पर विमर्श हो सकेगा, चाहे वह कला। गधे की यह अनसुनी कहानी धीरे धीरे एक ऐसी परंपरा में परिवर्तित हो गई जिसे सुनना अब मात्र मनोरंजन नहीं रहा, बल्कि एक आत्मचिंतन का साधन बन गया। दरबार के ज्ञानियों ने इसमें दार्शनिक तत्व खोज निकाले तो आम लोग इसे अपने दैनिक जीवन की प्रेरणा मानने लगे। अकबर ने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक साधारण गधे की कहानी ने उनके दरबार के हर व्यक्ति के मन में परिवर्तन की लहर दौड़ा दी है। उसने महसूस किया कि ज्ञान के लिए जिस दरवाजे को खोलना होता है, वह बाहरी सजावट से कहीं अधिक भीतर का द्वार होता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी दिशा में आगे बढ़ने से पहले हमें अपने मन के गहरे प्रश्नों का सामना करना होता है। जैसे रहीम ने उस मंदिर में बैठकर अपने मन की परतें खोलीं, वैसे ही हमें भी अपने भीतर की अनसुलझी पहेलियों को समझने की जरूरत होती है। उस दिन से लेकर दरबार के हर एक सदस्य ने इस बात को आत्मसात कर लिया कि वास्तविक शक्ति बाहरी चुनौतियों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर छुपे उस अद्भुत सत्य में निहित है। अकबर ने निर्णय किया कि वह अपने राज्य में कला, साहित्य और दार्शनिकता को बढ़ावा देगा। उसने दरबार के चारों ओर एक ऐसा वातावरण तैयार किया जहां हर व्यक्ति को अपनी आत्मा के सच्चे स्वर को पहचानने का अवसर मिले। गधे ने भी अपने अनुभवों को और विस्तार से बताना शुरू किया, मानो समय के प्रत्येक मोड़ पर वह एक नई सीख लेकर आता हो। उसकी बातों में एक अद्भुत सहजता और गंभीरता थी, जिससे सुनने वाले को ऐसा लगता था कि वह स्वयं जीवन के रहस्य से रूबरू हो रहे हों। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, अकबर के दरबार में केवल युद्ध की रणनीतियां, राजनीति और भौतिक सुख सुविधाओं की चर्चा कम होने लगी और स्थान पर आत्मज्ञान, प्रेम और समग्र अस्तित्व की गहन चर्चाएं होने लगीं।
लोगों ने महसूस किया कि जीवन में जितनी भी चुनौतियां आए, यदि हम अपने भीतर झांकें तो हमें हर कठिनाई के पार एक उजाला दिखाई देगा। गधे ने एक बार कहा था कि जीवन में आशा का वह स्रोत कभी सूखता नहीं, बल्कि प्रत्येक बूंद में एक नई संभावना भरी होती है। इस तरह उस दिन से लेकर अब तक अकबर के दरबार में गधे की अनसुनी कहानी एक ऐसी धारा बन गई जिसने न केवल दरबार के महलों की दीवारों पर गूंजती हुई अनगिनत कथाओं का संकलन किया, बल्कि उस वक्त के हर व्यक्ति के दिल में एक अनूठा अनुभव भी पैदा किया। उस अनुभव में जीवन की कठिनाइयों, अद्भुत सपनों और भीतर छिपी अनंत संभावनाओं का अद्भुत मेल था। अकबर के दरबार में उस अद्भुत घटनाक्रम ने एक नए परिवर्तन की लहर दौड़ा दी थी। अगले दिनों का वातावरण ऐसा था कि मानो दरबार के हर कोने में एक नई ऊर्जा समा गई हो। उस अजीब गधे की उपस्थिति ने अब तक के परंपरागत विचारों में हलचल मचा दी थी। दरबार में बैठे राज दरबारी न केवल सामरिक मामलों और प्रबल राजनीति में रुचि लेते थे, बल्कि अब वे अपनी आत्मा के अंदर झांकने और गहरे दार्शनिक प्रश्नों का सामना करने को भी उत्सुक थे। एक दिन जब सूरज ने गहरी लालिमा बिखेरी और आकाश के रंगों में एक अद्वितीय परिवर्तन आया, अकबर ने दरबार के सभी सज्जनों को एक विशेष सभा में आमंत्रित किया। सभा के प्रांगण में मोमबत्तियों की मृदु ज्योति फैल गई थी और हवा में एक शीतलता थी जो किसी गीत की मधुर लय की तरह सबको बांध लेती थी। गधे ने एक शांत और गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में अनुभव की उस गहराई थी जिसे शब्दों में बयां करना कठिन था। वह कहने लगा कि ज्ञान का सार केवल बाहरी पुस्तकों में नहीं, बल्कि उन अनुभवों में छुपा है जिन्हें हमने स्वयं जिया है। उसकी बातों का प्रभाव सभी पर ऐसा पड़ा जैसे किसी महान साधु की वाणी से दिए गए उपदेश हों। उस सभा में उपस्थित विद्वान, कवि और सैनिक सभी ने ध्यानपूर्वक उसके शब्द सुने। उन्होंने महसूस किया कि जीवन के उन रहस्यों को समझना जो अक्सर हमारी सोच के परे होते हैं, एक नई दिशा प्रदान करता है। गधे ने बताया कि जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक गहरी कहानी के झरोखे से गुजरती है। उसने अपने अनुभवों का वर्णन करते हुए कहा कि कैसे वह अपने सफर के दौरान विभिन्न प्राचीन मंदिरों, संग्रहालयों और गलियों से गुजरा, जहां उसे समय के अंशों की गूंज सुनाई देती थी। हर एक दीवार, हर एक शिलालेख उसके मन में एक नई कथा को उजागर कर देता था। अकबर ने उस दिन निश्चय किया कि उसके दरबार में केवल सैन्य या राजनीतिक रणनीतियां नहीं, बल्कि दार्शनिक चर्चाएं भी होंगी। उसने आदेश दिया कि दरबार में हर सप्ताह एक सत्र आयोजित किया जाएगा, जहां विभिन्न विषयों पर विमर्श हो सकेगा, चाहे वह कला हो, इतिहास हो या फिर जीवन के गूढ़ रहस्य। इस नए सत्र के दौरान गधे ने भी बार बार अपना अनुभव साझा किया। कभी वह अपने अतीत की कठिनाइयों की बात करता, तो कभी वह उन क्षणों का स्मरण करवाता था जहां जीवन ने उसे अनंत संभावनाओं से रूबरू कराया था। उसकी कहानी में एक ऐसा जादू था कि सुनने वाले के मन में आत्मचिंतन की लहर दौड़ जाती थी। समय के साथ दरबार में परिवर्तन की यह प्रक्रिया धीरे धीरे विशाल सामूहिक चेतना के रूप में विकसित होने लगी। दरबार के युवा राजकुमारों ने अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर ज्ञान के नए आयामों में कदम रखा। उन विचारों में जो गधे ने प्रस्तुत किए थे, उन्हें एक नई रोशनी मिली। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध की तलवारों से परे सबसे बड़ी लड़ाई स्वयं से होती है, अपने भीतर के संदेह, भय और अपूर्णताओं से। अकबर खुद ने भी अपने अतीत के अत्याचारों और सफलताओं को पीछे छोड़कर आत्मान्वेषण की राह चुनी। उसने गधे की शिक्षाओं को अपनाते हुए स्वयं को एक शिक्षक की तरह स्थापित किया, ताकि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक ज्ञान की यह अमूल्य वार्ता पहुंच सके। एक दिन दरबार में आयोजित एक विशेष सभा में गधे ने उन रहस्यमयी मंदिरों और प्राचीन ग्रंथों का वर्णन किया जहां उसे अद्भुत अनुभव हुए थे। उसने बताया कि किस प्रकार एक प्राचीन आश्रम में वह एक मौन साधु से मिला,
जिसके चेहरे पर समय का हर रंग गहरा उतरा था। उस साधु ने उसे एक पुरानी कविता सुनाई, जिसका हर शब्द मानो एक गहन अर्थ समेटे हुए था। वह कविता उस पल के आभास की तरह थी जब समय ठहर सा गया था और केवल आत्मा ही बोल रही थी। गधे ने कहते हुए बताया कि कविता के शब्दों में जीवन के उन अंशों की गूंज थी जिन्हें शब्दों में पिरोना अत्यंत दुर्लभ होता है। उसकी भाषा में एक नर्मता और उभरते हुए उदार विचारों की झलक थी जो सुनने वाले को भीतर तक प्रभावित कर गई। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति, चाहे वह बूढ़े विद्वान हो या युवा साधक, इस गद्य की आंच में मग्न हो गए। उनकी आंखों में एक चमक थी, मानो उन्हें किसी नई दुनिया का दर्शन हो रहा हो। गधे ने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति के भीतर अनगिनत गुण और विशेषताएं छुपी होती हैं, जिन्हें अगर सही दिशा में उजागर किया जाए तो व्यक्ति स्वयं एक संपूर्ण सृष्टि बन जाता है। उसने बताया कि कैसे वह एक दिन अचानक अपने आप में एक परिवर्तन का अनुभव करता है, जब उसे महसूस होता है कि वह केवल एक साधारण गधा नहीं, बल्कि अस्तित्व के रहस्यों का एक जीवंत प्रमाण है। उस शाम को जब सभा का समापन हुआ, तो दरबार के सभी सदस्यों की आत्मा में कुछ तो बदल गया था। अकबर ने निश्चय किया कि वह गधे के अनुभवों को लिखित रूप में संजोएगा और उन्हें आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। यह निर्णय दरबार में एक नई चेतना के जन्म का संकेत था। वहां न केवल शास्त्रीय संगीत की मधुर धुनें बजने लगीं, बल्कि गद्य की वह आवाज जो ज्ञान की अनंत यात्रा का प्रतिनिधित्व करती थी, हर दिल में बसी हुई प्रतीत होने लगी। कई दिनों तक दरबार में इसी प्रकार के सत्र चलने लगे। राजदरबारी, दफ्तर के मुख्य अधिकारी और आम नागरिक सभी ने मिलकर अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया। उस गधे की कहानियों में वे अपनी पीढ़ियों की अनसुलझी पहेलियों का हल ढूंढने लगे थे। एक शाम जब आकाश में तारों की ज्योति फैल गई और रात ने अपनी चादर ओढ़ ली, अकबर ने स्वयं गधे के पास बैठकर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि उन आंखों में एक गहराई थी जो सदियों के ज्ञान और अनुभव को दर्शाती थी। वह समझ गया कि प्रत्येक जीव के भीतर जीवन के रहस्यों का भंडार निहित होता है, और यदि हम उस भंडार को खोलने का साहस करें तो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ का पता चल सकता है। गधे ने चुपचाप अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अक्सर ऐसे मोड़ का सामना करना पड़ता है जहां उसे अपने स्वयं के अस्तित्व से प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है। उसने कहा कि कैसे उसे भी कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि उसकी पहचान धुंधली पड़ने लगी, मानो वह किसी मायावी जाल में फंस गया हो। परंतु हर बार वह अपने अंदर की गहराइयों में उतरकर उस प्रकाश को खोज निकलता था जो उसे आत्मविज्ञान और नवचेतना से भर देता था। उस गधे की बातों में ऐसा अद्भुत सामंजस्य था कि समय भी मानो थम सा गया है। उसकी प्रत्येक सीख ने दरबार के लोगों में उत्साह और जिज्ञासा की नई लहर पैदा कर दी। समय के साथ अकबर के राज्य में कला, संगीत, साहित्य और दर्शन की एक नई क्रांति का संचार हुआ। राज्य के प्रत्येक कोने से बुद्धिमान पुरुष और महिला अपनी दहलीज पर पहुंचने लगे, और गधे की उन अनसुनी कहानियों में वे अपनी जीवन यात्रा के नए अध्याय खोजने लगे। अकबर ने देखा कि जब लोगों के मन में स्वयं के भीतर छुपी चेतना जागृत होती है, तो राज्य की शक्ति केवल भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह एक उच्चतर, आदर्श और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज का निर्माण कर सकती है। हो इतिहास हो या फिर जीवन के गूढ़ रहस्य। इस नए सत्र के दौरान गधे ने भी बार बार अपना अनुभव साझा किया। कभी वह अपने अतीत की कठिनाइयों की बात करता, तो कभी वह उन क्षणों का स्मरण करवाता था जहां जीवन ने उसे अनंत संभावनाओं से रूबरू कराया था। उसकी कहानी में एक ऐसा जादू था कि सुनने वाले के मन में आत्मचिंतन की लहर दौड़ जाती थी। समय के साथ दरबार में परिवर्तन की यह प्रक्रिया धीरे धीरे विशाल सामूहिक चेतना के रूप में विकसित होने लगी।
दरबार के युवा राजकुमारों ने अपने पुराने स्वभाव को त्याग कर ज्ञान के नए आयामों में कदम रखा। उन विचारों में जो गधे ने प्रस्तुत किए थे, उन्हें एक नई रोशनी मिली। उन्होंने महसूस किया कि युद्ध की तलवारों से परे सबसे बड़ी लड़ाई स्वयं से होती है, अपने भीतर के संदेह, भय और अपूर्णताओं से। अकबर खुद ने भी अपने अतीत के अत्याचारों और सफलताओं को पीछे छोड़कर आत्मान्वेषण की राह चुनी। उसने गधे की शिक्षाओं को अपनाते हुए स्वयं को एक शिक्षक की तरह स्थापित किया, ताकि राज्य के प्रत्येक नागरिक तक ज्ञान की यह अमूल्य वार्ता पहुंच सके। एक दिन दरबार में आयोजित एक विशेष सभा में गधे ने उन रहस्यमयी मंदिरों और प्राचीन ग्रंथों का वर्णन किया जहां उसे अद्भुत अनुभव हुए थे। उसने बताया कि किस प्रकार एक प्राचीन आश्रम में वह एक मौन साधु से मिला, जिसके चेहरे पर समय का हर रंग गहरा उतरा था। उस साधु ने उसे एक पुरानी कविता सुनाई, जिसका हर शब्द मानो एक गहन अर्थ समेटे हुए था। वह कविता उस पल के आभास की तरह थी जब समय ठहर सा गया था और केवल आत्मा ही बोल रही थी। गधे ने कहते हुए बताया कि कविता के शब्दों में जीवन के उन अंशों की गूंज थी जिन्हें शब्दों में पिरोना अत्यंत दुर्लभ होता है। उसकी भाषा में एक नर्मता और उभरते हुए उदार विचारों की झलक थी जो सुनने वाले को भीतर तक प्रभावित कर गई। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति, चाहे वह बूढ़े विद्वान हो या युवा साधक, इस गद्य की आंच में मग्न हो गए। उनकी आंखों में एक चमक थी, मानो उन्हें किसी नई दुनिया का दर्शन हो रहा हो। गधे ने स्पष्ट किया कि हर व्यक्ति के भीतर अनगिनत गुण और विशेषताएं छुपी होती हैं, जिन्हें अगर सही दिशा में उजागर किया जाए तो व्यक्ति स्वयं एक संपूर्ण सृष्टि बन जाता है। उसने बताया कि कैसे वह एक दिन अचानक अपने आप में एक परिवर्तन का अनुभव करता है, जब उसे महसूस होता है कि वह केवल एक साधारण गधा नहीं, बल्कि अस्तित्व के रहस्यों का एक जीवंत प्रमाण है। उस शाम को जब सभा का समापन हुआ, तो दरबार के सभी सदस्यों की आत्मा में कुछ तो बदल गया था। अकबर ने निश्चय किया कि वह गधे के अनुभवों को लिखित रूप में संजोएगा और उन्हें आगे की पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। यह निर्णय दरबार में एक नई चेतना के जन्म का संकेत था। वहां न केवल शास्त्रीय संगीत की मधुर धुनें बजने लगीं, बल्कि गद्य की वह आवाज जो ज्ञान की अनंत यात्रा का प्रतिनिधित्व करती थी, हर दिल में बसी हुई प्रतीत होने लगी। कई दिनों तक दरबार में इसी प्रकार के सत्र चलने लगे। राजदरबारी, दफ्तर के मुख्य अधिकारी और आम नागरिक सभी ने मिलकर अपने अपने अनुभवों का आदान प्रदान किया। उस गधे की कहानियों में वे अपनी पीढ़ियों की अनसुलझी पहेलियों का हल ढूंढने लगे थे। एक शाम जब आकाश में तारों की ज्योति फैल गई और रात ने अपनी चादर ओढ़ ली, अकबर ने स्वयं गधे के पास बैठकर उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। उसने देखा कि उन आंखों में एक गहराई थी जो सदियों के ज्ञान और अनुभव को दर्शाती थी। वह समझ गया कि प्रत्येक जीव के भीतर जीवन के रहस्यों का भंडार निहित होता है, और यदि हम उस भंडार को खोलने का साहस करें तो हमें जीवन के वास्तविक अर्थ का पता चल सकता है। गधे ने चुपचाप अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को अक्सर ऐसे मोड़ का सामना करना पड़ता है जहां उसे अपने स्वयं के अस्तित्व से प्रश्न पूछने की आवश्यकता होती है। उसने कहा कि कैसे उसे भी कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि उसकी पहचान धुंधली पड़ने लगी, मानो वह किसी मायावी जाल में फंस गया हो। परंतु हर बार वह अपने अंदर की गहराइयों में उतरकर उस प्रकाश को खोज निकलता था जो उसे आत्मविज्ञान और नवचेतना से भर देता था। उस गधे की बातों में ऐसा अद्भुत सामंजस्य था कि समय भी मानो थम सा गया है। उसकी प्रत्येक सीख ने दरबार के लोगों में उत्साह और जिज्ञासा की नई लहर पैदा कर दी। समय के साथ अकबर के राज्य में कला, संगीत, साहित्य और दर्शन की एक नई क्रांति का संचार हुआ। राज्य के प्रत्येक कोने से बुद्धिमान पुरुष और महिला अपनी दहलीज पर पहुंचने लगे
और गधे की उन अनसुनी कहानियों में वे अपनी जीवन यात्रा के नए अध्याय खोजने लगे। अकबर ने देखा कि जब लोगों के मन में स्वयं के भीतर छुपी चेतना जागृत होती है तो राज्य की शक्ति केवल भौतिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह एक उच्चतर, आदर्श और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध समाज का निर्माण कर सकती है। एक दिन दरबार में एक विशिष्ट युवा कवि ने गधे की कथा को सुनकर एक अद्भुत रचना लिखी, जिसमें उसने उस अनदेखी यात्रा, मन के प्रश्नों और जीवन के अदम्य साहस को शब्दों में पिरोया। उसकी कविता में उस गधे की अनकही बातों का सजीव चित्रण था, जिसने सुनने वाले को शब्दों के परे एक नई दुनिया का अनुभव कराया। उस कविता की मधुरता और अर्थ की गहराई में सभी ने खुद को प्रतिबिंबित महसूस किया। कविता की पंक्तियों में स्पष्ट था कि ज्ञान का वास्तविक स्रोत बाहरी भौतिकता में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर छुपे अनंत अनुभवों में निहित होता है। वहीं दरबार के वरिष्ठ विद्वानों में से एक ने इस परिवर्तन का पूरा वर्णन करते हुए कहा कि ज्ञान के उस सागर में डूब जाना, जहां प्रत्येक बूंद एक नई कथा का इजहार करती है, स्वयं में एक अनंत यात्रा है। उनके लिए गधे की कथा केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि जीवन के उस सत्य का प्रतीक थी जिसे समझने के लिए मन को खुले विचारों और नवीन दृष्टिकोणों से देखना आवश्यक होता है। उन्होंने महसूस किया कि जब हम अपने मन के द्वार खोलते हैं तो प्रत्येक अनुभव हमें एक नई दिशा में ले जाता है, एक ऐसी दिशा जहां अज्ञानता का अंधकार धुंधला पड़ जाता है। उस दिन से लेकर अकबर के दरबार में धीरे धीरे एक ऐसी परंपरा विकसित होने लगी, जिसमें ज्ञान की खोज के लिए नियमित रूप से संवाद और विमर्श किया जाता था। न केवल दरबार में उपस्थित लोग बल्कि राज्य के आम जनता में भी यह संदेश फैल गया कि आत्मान्वेषण और संपूर्ण जीवंतता की खोज में कोई सीमा नहीं होती। व्यक्ति के भीतर छुपा हर अंश, हर अनुभव एक नई कहानी कहता है और उसी कहानी में जीवन के मौलिक सत्य छिपे होते हैं। अकबर, जो कभी केवल युद्ध की रणभूमि और सामरिक नीतियों में व्यस्त रहते थे, अब अपने आप में और अपने राज्य की आत्मा में बदलाव का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक साधारण गधे की कथाएं भी इतनी गहराई से लोगों के भीतर झांक सकती हैं कि वे अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर ज्ञान की नई राह पकड़ लेते हैं। उन्होंने स्वयं गधे से यह सीख ली कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह बाहरी चमकधमक में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की अनंत संभावनाओं में निहित है। इस नई दिशा में बढ़ते हुए अकबर ने राज्य के दीर्घकालिक इतिहास, साहित्य और कला के संग्रहालयों को भी नव रूप में सजाने का निर्णय लिया। उसने न केवल अपने दरबार में बल्कि पूरे राज्य में ऐसे केंद्र स्थापित करने का आदेश दिया जहां युवा और बूढ़े एक साथ मिलकर जीवन के रहस्यों पर चिंतन कर सकें। गधे की कथा इन केंद्रों का मुख्य आधार बनी और लोग वहां जाकर स्वयं को अनुभवों और कहानियों की उस अमृतिमा में डूबा हुआ पाते थे। दिन बदले, मौसम बदले, परंतु उस गधे की कथा हमेशा के लिए अकबर के दरबार में अंकित रह गई। वह कथा केवल एक अद्भुत यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा के भीतर छुपे असीम ज्ञान का प्रमाण थी। दरबार के प्रत्येक सदस्य ने उस गधे की कथाओं से यह सीखा कि हमें न केवल अपने वर्तमान में बल्कि अपने अतीत और भविष्य के संबंध में भी गहराई से विचार करना चाहिए। उस अनुभव ने उन्हें सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति का अस्तित्व स्वयं में एक अनंत किताब है, जिसकी पंक्तियां समय समय पर बदलती रहती हैं, परंतु अंततः एक अखंड सत्य का प्रतिबिंब प्रस्तुत करती हैं। रात की शीतल चादर ओढ़े हुए जब दरबार की दीवारों पर चांदनी अपनी मधुर चमक बिखेर रही थी, अकबर ने गधे से पूछा कि आखिर वह अपने अनुभवों से अब तक क्या संदेश देना चाहता है। गधे ने धीरे धीरे अपने अनुभवों को पिरोते हुए कहा कि असल में जीवन का अर्थ स्वयं अनुभूति में निहित है, और जब तक हम अपने भीतर के प्रचंड अज्ञात को पहचानकर उसे अपनाते नहीं, तब तक हम कभी भी अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित नहीं हो पाते। उसने कहा कि ज्ञान की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, यह एक अनंत धारा है जो सदैव बहती रहती है,
और हमारा कर्तव्य है कि हम उस धारा में खुद को पूर्णतः समर्पित कर दें। अकबर ने उस रात अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय बिठाया कि वह गधे की बातों को न केवल सुनेंगे बल्कि अपनी नीतियों और राज्य के विकास में भी इन्हें शामिल करेंगे। उसने अपनी प्रजा के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करने का निर्णय लिया जहां व्यक्ति अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर खोज सके और जहां ज्ञान, कला और दार्शनिक चिंतन को सर्वोच्च स्थान मिल सके। उस दिन से लेकर राज्य के कई हिस्सों में वह संदेश फैल गया कि सच्चा परिवर्तन बाहरी विजय और भौतिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में जाकर खुद को पहचानने में छिपा है। वही गधा जो अपनी सरलता में भी उस गूढ़ सत्य का प्रतीक बन चुका था, दरबार के सदस्यों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। उसकी कथाएं न केवल मनोरंजन का माध्यम बनी बल्कि उन्होंने दरबार में एक नए अनुभव, आत्म साक्षात्कार और व्यापक दृष्टिकोण की रचना की। लोगों ने महसूस किया कि जब हम खुद के भीतर झांकते हैं तो हमें अपने जीवन के उन पहलुओं का भी एहसास हो जाता है जो अज्ञात रहते हैं, और उन पहलुओं से ही हमारा सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। समय के साथ यह कथा अतीत के वीर, कवियों और दार्शनिकों की कहानियों के समान एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में समाहित हो गई। दरबार में अब अक्सर चर्चा होती थी कि कैसे एक साधारण गधे ने उन्हें अपने अंदर छिपी असीम शक्तियों का एहसास कराया। उस गधे की वह आवाज जो पहले केवल एक अजीब प्राणी की तरह सुनाई देती थी, अब सत्य, विश्वास और आत्मज्ञान की पुकार बनकर सबका मार्गदर्शन करने लगी थी। जैसे जैसे दिन छिपते गए, दरबार में बिखरे उन अनुभवों और कहानियों में ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो सभी सितारे एक साथ मिलकर एक अनंत आकाश की रचना कर रहे हों। अकबर के मन में एक नवीन सी उमंग थी। वह जान चुके थे कि सच्चा शौर्य केवल तलवार की धार में नहीं बल्कि उस ज्ञान के प्रकाश में है जो मन के अंधकार को छिद्र कर देता है। वह अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक तक इस संदेश को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हो गए थे। उस रात की शांत हवा में, जब पूरे राज्य में गहरे नीले बादल मंडरा रहे थे, दरबार में एक नई शुरुआत की झलक देखी जा सकती थी। गधे की अनसुनी कहानियां अब एक ऐसी परंपरा बन चुकी थीं, जिसे सुनकर प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक नई आशा और ऊर्जा का संचार महसूस करता था। यह अनुभव जो कभी एक रहस्यमयी कथा में बसा हुआ प्रतीत होता था, अब सत्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था। एक ऐसा सत्य जो अकबर के शासनकाल के दौरान एक परिदृश्य परिवर्तन का प्रतीक बन गया था। अंततः उस गधे की अनसुनी कथा उस दिन समाप्त नहीं हुई, बल्कि समय के साथ मिलकर एक ऐसी जीवंत विरासत में परिवर्तित हो गई जिसने आने वाली पीढ़ियों में भी आत्मविश्लेषण, दार्शनिक चिंतन और मानवता की अप्रतिम संभावनाओं की झलक जगाई। अकबर का दरबार अब केवल राजनैतिक नीति और युद्ध रणनीतियों का केंद्र नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया जहां ज्ञान और आत्म साक्षात्कार को सर्वोच्च महत्ता दी जाती थी। गधे की कहानी ने यह संदेश छोड़ा कि जीवन में प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक संघर्ष और हर एक सफलता के पीछे एक गहरी अनुभूति छिपी होती है, जिसे समझने के लिए केवल बाहरी संसार का निरीक्षण करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें अपने भीतर की दुनिया को भी समझना होता है। इस प्रकार उस गधे की अनसुनी कहानी एक जीवंत स्मृति बनकर रह गई, एक ऐसी स्मृति जिसने न केवल अकबर के दरबार के साहित्यिक इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी, बल्कि पूरे राज्य के जनमानस में भी आत्मचिंतन की एक नई लहर दौड़ा दी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें दरबार के प्रांगण में फैलती थीं, तो उस अद्भुत कथा की गूंज हर दिल में सुनाई देती थी और हर व्यक्ति को यह याद दिलाती थी कि वास्तविक ज्ञान केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे उन असीम अनुभवों और कहानियों में निहित होता है जो जीवन की अनंत धारा में बहते रहते हैं। और इस प्रकार अकबर और गधे की अनसुनी कहानी का पहला अध्याय अपनी पूर्णता पर पहुंच गया, एक ऐसी अनंत यात्रा के रूप में जिसने न केवल उस समय के मन और सोच में परिवर्तन किया, बल्कि आने वाले युगों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत के रूप में अमर हो गया।
उसने कहा, मेरी कहानी केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि उन अनगिनत पलों का प्रतिबिंब है जहां मैंने देखा कि हर दिल में छुपी हुई हंसी ही जीवन का असली संगीत है। और इस प्रकार दरबार में बीरबल के ज्ञान, हंसी और सच्चाई की मिसाल हमेशा के लिए अमर हो गई। उस दिन से लेकर आज तक जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो इस कहानी की याद दिल को हौसला देती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर हम दिल से हंसते और समझते हैं तो हर दर्द धीरे धीरे हल्का हो जाता है। इस प्रकार बीरबल और चालाक राजकुमारी शानवारा के बीच का यह अनोखा संवाद भावनाओं की गहराई, हंसी के ठहाकों और ज्ञान के संदेश ने दरबार को एक नई दिशा दी। अंत में न केवल अकबर का दरबार बल्कि पूरे राज्य में लोगों ने यह सीख लिया कि असली बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान में नहीं होती, बल्कि जीवन के हर पल में छुपी हुई हंसी और सच्चाई में होती है। यह कथा लगभग 5000 शब्दों में फैली हुई हमें यह याद दिलाती है कि जब भी जीवन में चुनौतियां आए तो ज्ञान और हंसी का संगम हर दुख को दूर कर सकता है। बीरबल ने यह संदेश दिया कि सच्ची सफलता केवल जीत में नहीं, बल्कि उन रिश्तों, समझदारी और दिल से जुड़ने में है जो हमें इंसान बनाते हैं। आज भी जब दरबार की दीवारों पर बीरबल की कहानी सुनाई जाती है तो हर दिल में एक नई उम्मीद जाग उठती है कि हम सब मिलकर जीवन के हर मोड़ पर हंसी के साथ आगे बढ़ेंगे, सच्चाई से लड़ेंगे और अपने दिलों को अनमोल समझकर एक साथ एक सुनहरे कल का निर्माण करेंगे। इसमें राजदरबार की गर्माहट, बीरबल की अद्भुत चालाकी और राजकुमारी शानवारा के द्वारा लगाई गई चुनौती ने एक ऐसा माहौल रच दिया जहां ज्ञान, हंसी और सच्चाई ने मिलकर सभी दिलों को छू लिया। आशा है कि यह कहानी आपके मन में ठहाकों की बौछार और गहरी अनुभूतियों का मेल लेकर आई होगी। कहानी का नाम बीरबल और अदृश्य चोर, दरबार की सबसे रहस्यमयी जांच। शब्द लगभग 5000, शैली इमोशनल, रहस्यपूर्ण, मजेदार और पूरी तरह अनसुनी। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा अपने न्याय, बुद्धिमत्ता और मजाक के लिए मशहूर रहा था। लेकिन उस साल सर्दियों के मौसम में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। रात के अंधेरे में महल के खजाने से सबसे अनमोल चीज, सुल्तानेक जाना, एक दुर्लभ हीरा, चोरी हो गया। ये कोई साधारण चोरी नहीं थी। न ताले टूटे, न कोई सुराग मिला, न ही कोई पहरेदार कुछ देख पाया। जब सुबह की पहली रोशनी पड़ी तो पूरे महल में एक ही सवाल गूंज रहा था, हीरा कहाँ गया? अकबर का चेहरा तनाव से भरा था। सैनिकों ने खोज की, महल के हर कोने की तलाशी ली गई, हर नौकर से पूछताछ हुई, लेकिन न हीरा मिला और न कोई गवाह। तब अकबर ने सिर्फ एक नाम पुकारा, बीरबल। बीरबल दरबार में पहुंचे। बादशाह ने आंखों में चिंता और विश्वास का मेल लेकर कहा, बीरबल, अब यह केवल एक चोरी नहीं रही, यह मेरी प्रतिष्ठा की बात है। हीरा तो दोबारा आ जाएगा, पर यह दिखाना जरूरी है कि बादशाह का दरबार आज भी न्याय का प्रतीक है। बीरबल ने गहरी सांस ली और पूछा, महाराज, जो चीज दिखाई नहीं दी उसकी जांच भी उस तरीके से नहीं होगी जैसी आमतौर पर होती है। बीरबल ने सबसे पहले उन सभी लोगों की सूची बनवाई जो रात के समय खजाने के पास ड्यूटी पर थे, पहरेदार, नौकर, खजांची और वे 3 मंत्री जो विशेष निरीक्षण के लिए उस दिन आए थे। उन्होंने खजाने के उस कक्ष का निरीक्षण किया। हर ईंट, हर कोने को देखा। वहां कोई छेद नहीं था, कोई दरार नहीं जिससे कोई बाहर भीतर जा सके। उन्होंने हाथ फेरते हुए धीमे से कहा, यह काम किसी ऐसे इंसान का है जो हमारे सामने है, लेकिन खुद को छुपा चुका है। अब बीरबल ने जांच को एक अनोखे ढंग से शुरू किया। उन्होंने कहा, हम एक रात इन सभी संदिग्ध लोगों को एक ही कक्ष में रखेंगे, बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी आरोप के, और फिर एक प्रयोग करेंगे, अदृश्य धूल का।
बीरबल ने दरबार के सामने घोषणा की, मैंने ईरान से एक रहस्यमयी धूल मंगाई है जो चोर की हथेली पर चिपक जाती है, लेकिन वह दिखती नहीं है। केवल सुबह सूरज की पहली किरण में ही वह चमकती है। सभी ने यह बात सुनी और खामोश हो गए। रात आई। संदिग्धों को एक ही कक्ष में रखा गया। किसी पर कोई जोर नहीं डाला गया। केवल एक बात बार बार दोहराई गई, अगर तुमने चोरी नहीं की तो तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं। सुबह होते ही बीरबल सूरज की पहली रोशनी के साथ वहां पहुंचे। और चमत्कार, कमरे में बैठे सभी लोगों के चेहरे सामान्य थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति मंत्री रतनसेन अपनी हथेलियां लगातार छिपा रहा था। बीरबल ने जोर से कहा, मंत्री जी, कृपया अपनी हथेलियां दिखाएं। रतनसेन हकबकाया। उसने धीरे धीरे हाथ आगे किए, लेकिन उनकी हथेलियों में कुछ नहीं था। बीरबल मुस्कराया, महाराज, मैंने कोई रहस्यमयी धूल नहीं मंगाई थी। वो तो एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। मैं देखना चाहता था कि किसे डर है। और मंत्री रतनसेन सबसे अधिक डरे हुए थे, क्योंकि उनके हाथ सबसे ज्यादा छिपे हुए थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने कहा, रतनसेन, क्या ये सच है? रतनसेन का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने धीमी आवाज में कबूल किया, माफ करें हुजूर, मेरी पत्नी बीमार थी, बहुत कर्ज था। मैंने वह हीरा उठाया था कि अगले महीने वापस रख दूंगा। पर बीरबल ने गहरी निगाह से कहा, गलती एक बात है, लेकिन छुपाना सबसे बड़ा अपराध होता है। अकबर ने कुछ देर सोचा और फिर आदेश दिया, रतनसेन से वह हीरा वापस लिया जाए और उसे